आरएस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। जीवन की विभिन्न शैलियाँ, ऋग्वैदिक कालीन जीवन के समरी को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो कक्षा 6 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए जितना उपयोगी है, उतना ही झारखंड के वैसे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जो झारखंड में होने वाले विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले समकालीन कांस्य युगीन व्यवस्था को समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक नई सभ्यता का पता चला जिसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है एवं उस काल को वैदिक काल कहते हैं। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेदों की रचना के आधार पर वैदिक काल को 2 भागों में रखा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल अर्थात पूर्व वैदिक काल एवं दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब प्रश्न आता है, ऋग्वेद क्या बताता है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। संस्कृत भारोपीय अर्थात भारत एवं यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में देवताओं से संबंधित 1028 प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का अर्थ अच्छी तरह बोला गया है। एक सूक्त में कई ऋचाएं अर्थात मंत्र होती हैं। ऋग्वेद की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है। आचार्यों के द्वारा ऋग्वेद की ऋचाओं को कंठस्थ करवाया जाता था। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने एवं सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ महिलाओं के द्वारा भी सूक्तों की रचना करने का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद की भाषा प्राचीन संस्कृत है, परंतु जो संस्कृत पढ़ते हैं वह प्राचीन संस्कृत से भिन्न है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना कश्मीर से मिली है जिसे भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया था। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। ऋग्वेद में कई नदियों के नाम का जिक्र है जिससे ऋग्वैदिक काल में मानवों के बसने के क्षेत्र का पता चलता है। इसमें सिंधु सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। सरस्वती, सतुद्री अर्थात सतलज, विपाशा अर्थात ब्यास, परुष्णी अर्थात रावी, विस्तता अर्थात झेलम तथा आस्किनी अर्थात चिनाब प्रमुख है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख क्रमशः 1 एवं 3 बार मिलता है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन को समझेंगे। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक जीवन बहुत ही सरल था। लोग गांव में रहते थे। गांव परिवारों से बना था। परिवार में कई पीढ़ियों के लोग साथ साथ रहते थे। परिवार पितृसत्तात्मक था। समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। लोगों को विभिन्न जातियों में रखा गया था। इसे वर्ण कहा जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 4 वर्णों का वर्णन है। इसमें ब्राह्मण को सबसे ऊपर व शूद्र को सबसे नीचे माना गया है। बीच में क्षत्रिय और वैश्य का स्थान है, लेकिन
आज यह मान्यता स्वीकृत नहीं है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण भेद का आधार जन्म नहीं बल्कि कर्म था। जैसे यज्ञादि कराने एवं शिक्षा प्रदान कराने वाले को ब्राह्मण अर्थात पुरोहित, युद्ध में भाग लेने वाले क्षत्रिय तथा संपत्तियों को अर्जित एवं व्यापार करने वाले वैश्य कहलाते थे। शूद्रों को सेवक के रूप में समझा जाता था। कालांतर में वर्ण विभाजन का आधार जन्म हो गया। समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। अपने पसंद का जीवन साथी चुनने आदि का अधिकार था। महिलाएं भी मंत्रों का पाठ एवं यज्ञ करवा सकती थी। घोषा, लोपामुद्रा आदि स्त्रियों ने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना भी की थी। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा प्रदा प्रथा आदि का प्रचलन नहीं था। ऋग्वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल पद्धति पर आधारित थी, जहां पर सामान्यतः मौखिक शिक्षा दी जाती थी। ऋग्वैदिक काल में यौ अर्थात जौ एवं गेहूं लोगों का मुख्य भोजन था। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। मिठास के लिए मधु का प्रयोग होता था। कुछ लोग मांसाहारी भोजन का भी प्रयोग करते थे। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल में आजीविका को समझेंगे। ऋग्वैदिक काल में लोगों की मुख्य आजीविका पशुपालन थी। पशुओं में गाय का महत्व अधिक था। गाय को संपत्ति का हिस्सा एवं विनिमय का साधन समझा जाता था। गाय को अघन्या अर्थात नहीं मारने योग्य कहा गया है। गाय के अलावा घोड़ा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। घोड़े का प्रयोग मुख्यतः रथों में होता था। लोग बैल, भैंस, भेड़, बकरी एवं ऊंट आदि से परिचित थे। ऋग्वेद में उर्वरा, धान्य अर्थात अनाज, लांगल अर्थात हल, बैल तथा वपंती अर्थात बोना शब्द मिलते हैं। अतः उस काल के लोग खेती भी करते थे। ऋग्वैदिक काल में कुछ पेशेवर भी रहते थे। जैसे रथकार रथ बनाता था। कपड़ों की बुनाई के लिए बुनकर थे। कुछ लोग सोना, तांबा और कांसा से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते थे। ऋग्वेद में पन्नी शब्द मिलता है। इसका प्रयोग उन लोगों के लिए होता था जो पशुओं की चोरी किया करते थे। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था को समझेंगे। ऋग्वैदिक काल की शासन व्यवस्था कई स्तरों पर बटी थी। प्रत्येक स्तर पर एक प्रधान होता था। सबसे छोटा स्तर कुल अर्थात गृह था, जिसका प्रधान कुलप या गृहपति होता था। कई कुल मिलकर ग्राम, ग्राम मिलकर विष, विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। ग्राम का प्रधान ग्रामनी, विष का प्रधान विषपति एवं जन का प्रधान राजन होता था। राजन का चुनाव समिति करती थी। जन के प्रत्येक परिवार अर्थात गृह के सदस्य समिति के सदस्य होते थे। ऋग्वैदिक काल में सभा एवं विदत नाम की दो अन्य संस्थाएं थी, जो सैनिक एवं धार्मिक कार्यों के संबंध में विचार विमर्श करती थी। सभा में जनों के प्रबुद्ध लोगों को रखा जाता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जनसभा कहा जाता था। महिलाएं सभा एवं विदत में भाग ले सकती थी। राजा पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। राजा का प्रमुख काम जन को सुरक्षा प्रदान करना तथा जन की संपत्तियों में वृद्धि करने के लिए यज्ञ का आयोजन कराना था।
आज की तरह उनके पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। युद्ध के दौरान एक नागरिक सेना का गठन किया जाता था, जिसका नेतृत्व राजन करता था। लड़ाइयां पुरुषों के द्वारा लड़ी जाती थी। ऋग्वेद में बलि शब्द का प्रयोग हुआ है। बलि शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता था। प्रथम, यज्ञ में आहुति के लिए, तथा दूसरा, लोगों के द्वारा अपने राजा को उपहार में दिए गए धन के रूप में होता था। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन अर्थात पूजा पाठ के बारे में समझेंगे। ऋग्वेद में अनेक देवताओं के नाम मिलते हैं जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक होते थे, जिसमें वरुण, इंद्र, अग्नि, यम तथा सोम प्रमुख थे। इसमें इंद्र को सबसे प्रतापी देवता समझा जाता था। ऋग्वैदिक काल में लोग युद्धों में विजय, पशुओं एवं पुत्रों की प्राप्ति के लिए यज्ञ एवं ईश्वर की उपासना करते थे। अब हम लोग समझेंगे इनाम गांव समकालीन कांस्ययुगीन व्यवस्था। इनाम गांव वर्तमान महाराष्ट्र में है। यह भीमा की सहायक नदी घोर नदी के किनारे है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहा करते थे। इनाम गांव में खुदाई के क्रम में मिट्टी के कई घर मिले हैं, जिसमें से अधिकांश आयताकार एवं एक या दो कमरे के हैं। एक 5 कमरों वाला घर भी मिला है, जिसके इर्द गिर्द अनाज के गोदाम हैं। अधिकांश घरों में अंडाकार गड्ढे मिले हैं। पुरातत्वविदों को लाल रंग के कई ऐसे बर्तन मिले हैं जिस पर काले रंग की डिजाइन होती थी। इसके अलावा पत्थर एवं तांबे से बने औजार तथा तांबे, हाथी के दांत एवं सीप से बने गहने प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव में कई मृण मूर्तियां अर्थात मिट्टी की मूर्ति मिली है, जिसमें कुछ मूर्तियां धार्मिक महत्व की है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, जौ, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों और चिड़ियों की हड्डियां भी पाई गई है। इनाम गांव में कई कब्रों से कंकाल के साथ साथ बर्तन भी मिले हैं। इस गांव के लोग संभवतः खाने पीने की चीजों के साथ मृतक को दफनाते होंगे। शव का सिर उत्तर की ओर होता था। पुरातत्वविदों को एक ऐसी कब्र मिली है जिसमें एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया था। शव के पैर मुड़े थे। घर में एक अनाज का गोदाम भी था। अब हम लोग महापाषाण को समझेंगे। महापाषाण का अर्थ बड़ा पत्थर होता है। दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत एवं कश्मीर में आज से करीब 3000 वर्ष पहले महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा प्रचलित थी। ये पत्थर कब्र पर लोगों के द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे ताकि कब्र के स्थानों को चिन्हित किया जा सके। कुछ महापाषाण मेगालिथ जमीन के ऊपर और कुछ जमीन के अंदर होते हैं। कई कब्रों से दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सामान दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ब्रह्मगिरी, आंध्र प्रदेश में एक कब्र से 33 सोने के मनके एवं शंख मिले हैं तथा दूसरे कंकाल के पास कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं। झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रांची आदि जिलों में कई मेगालिथ मिले हैं, लेकिन खुदाई के अभाव में इन मेगालिथों के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। एक प्रश्न है, मेगालिथ क्या है? प्राचीन काल में किसी मुख्य व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात कब्र पर पत्थर गाड़ दिया जाता था। ये मृत्यु के स्मृति चिन्ह है। इन पत्थरों को मेगालिथ कहा जाता है। पुरातत्व की भाषा में इसे डोलमेन कहा जाता है।
मेगालिथ भारत के कई हिस्सों में मिले हैं। इसमें बुर्जहोम, कश्मीर, शिलांग, मेघालय, मणिपुर, नागपुर, दुर्ग, मध्य प्रदेश आदि स्थान शामिल है। दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, इंडोनेशिया, लाओस और कोरिया आदि देशों में भी मेगालिथ मिले हैं। झारखंड के रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, गुमला, चतरा, चाईबासा में बड़ी संख्या में मेगालिथ मिले हैं। अकेले सिल्ली अर्थात रांची के पास चोकाहातू में लगभग 4000 से ज्यादा मेगालिथ प्राप्त हुए हैं। झारखंड के कुछ मेगालिथों के निर्माण में खगोल विज्ञान एवं गणित के प्रयोग की झलक दिखती है। ऐसे मेगालिथ पंकरी, बरवाडी, चानो, फुरुका, कटिया झारखंड राज्य को देश के मेगालिथ नक्शे में शामिल करवाने का श्रेय सुभाषिस दास को जाता है। लंबे समय तक लोग मेगालिथ की महत्ता से अनभिज्ञ थे। करीब 2 दशक पूर्व सुभाषिस दास ने झारखंड के प्राचीन मेगालिथों की खोज कर उसे दुनिया के सामने पेश किया। सर्वप्रथम उन्होंने हजारीबाग के समीप एक प्राचीन मेगालिथ की खोज की। श्रीदास के अनुसार झारखंड विश्व का एक अनोखा स्थान है जहां आदिवासियों में मेगालिथ बनाने की परंपरा लगभग 30,000 वर्षों से आज भी जीवित है। किसी मृत व्यक्ति के स्मरण, किसी उल्लेखनीय घटना की याद में और गांव की सीमा को दर्शाने के लिए मेगालिथी जनजातियां लंबे पत्थर को गाड़ते हैं। उसे बिरदिरी या ब्रुदिरी कहा जाता है। पुरातत्व या मानव विज्ञान में ऐसे लंबे खड़े पत्थरों को मेंटिस कहा जाता है।